जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये क्लास होती है, ठीक है। और भैया इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन क्लासों को देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर हर क्वेश्चन से संबंधित आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताए जाएंगे। और इस क्लास में 40 क्वेश्चन होंगे। इन 40 क्वेश्चनों में लास्ट में आप ये बताइएगा कि आपके इन 40 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। तो बताइए भैया, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से कौन संबंधित है। दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी यही ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। और बता दें, दादा भाई नौरोजी द्वारा यह सिद्धांत 1868 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। कब भैया? 1868 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में पर्यावरण में शामिल है। तो बताइए भैया, पर्यावरण में क्या शामिल है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल जैव कारक, केवल अजैव कारक, और लास्ट कह रहा है जैव और अजैव कारक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा जैव और अजैव कारक दोनों ही पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और बता दें, जैव कारण से तात्पर्य है सजीव चीज़ों से और अजीव से तात्पर्य है निर्जीव से। तो पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का स्थल किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल किस नाम से जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा है स्टेपी, दूसरा कह रहा है पंपास, तीसरा कह रहा है कोयल पिच, और लास्ट कह रहा है पेरीज। तो बताइए इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थल को प्रेरीज कहा जाता है। और बात करें अदर ऑप्शनों की, स्टेपीज तो ये जो है एशिया में पाया जाता है। और बात करें पंपास की, तो पंपास जो है दक्षिणी अमेरिका में जो है पाया जाता है, ठीक है। और यह शीतोष्ण घास के मैदान जो है दोस्तों कर्क रेखा में 23.5 डिग्री उत्तर तथा मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है। हेमेटाइट में, कैलासाइट में, क्रायोलाइट में या बॉक्साइट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें क्रायोलाइट की, तो इसका प्रयोग कीटनाशी और पीड़ानाशी के रूप में किया जाता है। और आतिशबाजियों में जो पीला रंग होता है इसी क्रायोलाइट के कारण ही होता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। तो बताइए भैया, ज्वालामुखी के सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है। क्रास्ट झील, लैगून झील, ज्वालामुखी झील या इनमें से कोई नहीं। तो ज्वालामुखी की सक्रियता द्वारा जो झील बनती है उसे ज्वालामुखी झील कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। बताइए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राष्ट्रपति, भारत के अटॉर्नी जनरल, तीसरा कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और अगला कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल यही जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बात करें जो है जनरल अटॉर्नी को जो है महान्यायवादी के रूप में जाना जाता है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जितने भी फैक्ट हैं, ये जो है केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है जनरल अटॉर्नी, और इसी को जो है महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो बताइए दोस्तों लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। 27 हैं, 47 हैं, 36 हैं, 17 हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या है। ठीक है, और बता दें लक्षद्वीप का विस्तार जो है 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने में भैया 32 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार फैला हुआ है और इसमें द्वीपों की संख्या जो है 36 है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो बताइए भैया कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल के का, कंट्रोल एम का, कंट्रोल एच का या कंट्रोल जेड का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन कह रहा है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, और कारण कह रहा है ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, दूसरा कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ए गलत है लेकिन जो है आर सही है। ठीक है, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता नहीं कहा जाता है, इसे यूनिवर्सल सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसके लाल रुधिराणुओं में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज से है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो बताइए भैया इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर या 3 मीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी जानते होंगे तरंग दैर्घ्य का फार्मूला अर्थात लैम्डा इक्वल टू जो है v अपान में n होता है। क्या होता है, v अपान में n होता है। तो v की वैल्यू कितना दी हुई है, चाल अर्थात वेग कितना दिया है, 480 दिया है, और संख्या कितना, आवृत्ति की संख्या कितनी है, 120 दिया है, तो 120 कर देंगे। यहाँ पर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 ही का नम 12 और 12 चौको 48, तो कितना आ जाएगा फाइनली आंसर 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका फाइनली आंसर 4 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो बताइए भैया दुनिया के सबसे मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसमें भारत का स्थान तीसरा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं। तो बताइए भैया नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कहाँ पर बांटे जाते हैं। जिनेवा में, स्टॉकहोम में, मनाली में, न्यूयॉर्क में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्टॉकहोम में जो है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हार्ड लैब पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। तो बताइए हार्ड लैब पुस्तक के लेखक कौन है। अरुंधति राय हैं, नामिता गोखले हैं, साक्षी मलिक हैं, बानू मुश्ताक हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हार्ड लैब पुस्तक के लेखक बानू मुश्ताक हैं। ठीक है, और बता दें इसी पुस्तक के लिए बानू मुश्ताक को जो है बुकर सम्मान से 2025 में सम्मानित किया गया है। कब भैया? 2025 में, अभी हाल ही में फरवरी में बुकर सम्मान से इसी पुस्तक के लिए जो है बानू मुश्ताक को जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो बताइए फेफड़े जो है कहाँ पर स्थित होते हैं। उदर वाहिनी गुहिका में, उदारी गुहिका में, हृदय वाहिनी गुहिका में, या फुसफुस वाहिनी गुहिका में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फुसफुस वाहिनी गुहिका में जो है फेफड़े स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कोलकाता में, पारादीप में, कोच्चि में, या मुंबई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोच्चि में स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, और बता दें इसको नाहवा सेवा के नाम से जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है नाहवा सेवा। ठीक है, इसको नाहवा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, और वर्तमान नाम इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। पहले इसका नाम जो है नाहवा सेवा जो है बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता था, और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। आइए दोस्तों बढ़ लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, जब लोहे की कील में जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है भैया। जब लोहे की कील में जंग लग जाता है तो उसका वजन में क्या परिवर्तन होता है। बढ़ जाता है, घटता है, ना घटता है, ना बढ़ता है, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें जंग मुख्यतः आयरन ऑक्साइड होता है जो लोहा और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, और जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार ऑक्सीजन के कारण जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये जंग आयरन ऑक्साइड होता है और इसमें जो है लोहा और ऑक्सीजन को मिला करके ये बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार मिलाइए। तो एक तरफ आपका रेगिस्तान दिया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हैं। तो बताइए दोस्तों कालाहारी, तो कालाहारी का संबंध जो है अफ्रीका से हो जाएगा। तो ए का तीसरे से। अगला कह रहा है आटाकामा, तो आटाकामा का संबंध दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा, बी का पहले से। और नेक्स्ट कह रहा है थार, तो थार जो है एशिया में पाया जाता है। और लास्ट कह रहा है ग्रेट विक्टोरिया, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहुभ्रूणता का सर्वोच्च उदाहरण है। तो ऑप्शन है कैप्सिकम, अगला है साइकैस, तीसरा है सिट्रस, और लास्ट कह रहा है कोको। तो बहुभ्रूणता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिट्रस है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाल ही में भारत का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए दोस्तों हाल ही में भारत का गृह सचिव किसको नियुक्त किया गया है। संपूर्ण सिंह को, विजय अग्निहोत्री को, रामदास कामत को, या गोविंद मोहन को। तो अभी हाल ही में
भारत का गृह सचिव गोविंद मोहन को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो बताइए भैया किस विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया था। आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था। संथाल विद्रोह का, सन्यासी विद्रोह का, चौर विद्रोह का, कोल विद्रोह का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है प्लांक नीयतांक की यूनिट इकाई क्या है। तो बताइए दोस्तों प्लांक नीयतांक की यूनिट इकाई क्या है। जूल सेकंड है, जूल सेकंड स्क्वायर है, जूल सेकंड इनवर्स है या जूल प्रति सेकंड है। तो इन चारों में से प्लांक नीयतांक की यूनिट जूल सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जूल सेकंड। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जूल सेकंड होती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितने बार किया गया था। तो बताइए दोस्तों संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। 2 बार, 3 बार, 1 बार, कोई संशोधन नहीं किया गया। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अभी तक उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में जो है 1 बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, और बता दें कि 42वें संशोधन 1976 में जो है प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और दोस्तों इसी संशोधन के तहत संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में इसी जो है संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द इसी जो है 42वें संशोधन में जोड़े गए थे। तो अब तक 1 बार जो है उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, वो भी कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 में। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया है। तो बताइए दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 2005 में, 2004 में, 2006 में, 2007 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो है आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस में रखी गई थी। तो पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन में, दूसरा कह रहा है माउंट बेटन प्लान में, तीसरा कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में और अगला कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन प्लान में जो है ये योजना को रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो बताइए दोस्तों लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। पहला कह रहा है जॉन मेंटल के द्वारा, दूसरा कह रहा है रॉबिन्स के द्वारा, तीसरा कह रहा है फिंडले के द्वारा और लास्ट कह रहा है डाल्टन के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन के द्वारा जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें डाल्टन ने इस सिद्धांत में बताया था कि सार्वजनिक वित्त सर्वश्रेष्ठ प्रणाली वह होती है जो अपने संचालन के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को जो है सुनिश्चित करती है। यही सिद्धांत में जो है डाल्टन के द्वारा बताया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों एक बार आप लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और
अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगला कह रहा है सभी अम्लों के लिए समान तत्व है, तो बताइए सभी अम्लों के लिए समान तत्व कौन सा है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। तो सभी अम्लों के लिए जो है समान तत्व हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो बताइए दोस्तों राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश होता है किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन होता है? राष्ट्रपति के, राज्य विधानमंडल के, संसद के या राज्य मंत्री परिषद के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल के जो है होता है अधीन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और संविधान में जो है अनुच्छेद 213 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका अनुच्छेद भी। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो बताइए दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट होती है किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को या लोकसभा को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा राष्ट्रपति को जो है सौंपनी होती है, लोकसभा द्वारा जो रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए जो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत आया था उसका क्या नाम था? पहला कह रहा है ह्वेनसांग, दूसरा कह रहा है मैगस्थनीज, तीसरा कह रहा है अरस्तु और लास्ट कह रहा है प्लूटो। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज जो है मौर्य दरबार में आया था। ठीक है, और बता दें मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो मौर्य दरबार में आया था। और जो है इसकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इसके पुस्तक का नाम जो है इंडिका था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी पुस्तक भी कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मैगस्थनीज हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जाती हैं? तो बताइए दोस्तों हार्ड प्रतियां किसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं? रिकॉर्डर के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा या स्पीकर के द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर के द्वारा जो है हार्ड प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। तो पहला कह रहा है संवैधानिक संशोधन। तो बताइए भैया संवैधानिक संशोधन का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ए का चौथे से हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। अगला कह रहा है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में दिया गया है, तो बी का तीसरे से। अगला कह रहा है वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का जो है संविधान में अनुच्छेद 360 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो सी का पहले से। और लास्ट कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं, तो इसका संबंध जो है अनुच्छेद 312 से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत करती है, आप भैया वीडियो को वॉच कर लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइए दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ पर किया गया था? मनाली में, ईटानगर में, शिमला में, गुलबर्ग में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के दूसरे फेज का आयोजन जो है गुलबर्ग में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की है?
बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो बताइए दोस्तों, चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई समायोजित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो बताइए कौन सी शॉर्ट की से MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को जो है बढ़ाया या घटाया जाता है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AltHOW। इसी से जो है MS एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई को जो है समायोजित किया जाता है। इसकी शॉर्टकट ही होती है Alt+H+O+W। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप कंप्यूटर की शॉर्टकट की जो बेसिक की हैं उनको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि अभी ग्रेजुएट लेवल में जो है आपकी शॉर्ट की बहुत पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से अकबर के नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? पहला कह रहा है फैजी, दूसरा कह रहा है टोडरमल, तीसरा कह रहा है आदिल शाह और लास्ट कह रहा है बीरबल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा आदिल शाह। यही जो है अकबर के नवरत्नों में से नहीं है। और बता दें, अकबर के राज दरबार में 9 जो है नवरत्न थे। पहला था आपका अबुल फजल, दूसरा था फैजी, तीसरा था राजा मान सिंह, चौथा था तानसेन, पांचवा था टोडरमल, छठा था अब्दुल रहीम, सातवां था फ़कीर अजीउद्दीन और आठवां था मुल्ला दो प्याजा और लास्ट थे बीरबल। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। यही जो है अकबर के नवरत्न थे। ठीक है, इसमें से आदिल शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है अकबर के नवरत्न में से नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि IM नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जिसका हाल ही में विमोचन हुआ है? तो बताइए दोस्तों, कौन IM पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन गौतम है, गोपी चंद्र हिंदुजा हैं, सौरभ सिंह हैं, संदीप राय हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गोपी चंद्र हिंदुजा यही IM नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवन को किसी भी रूप में आधारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है, शिवमंडल कहलाता है, जीवभार कहलाता है या स्थल मंडल कहलाता है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लानो कहाँ के घास स्थल हैं? तो बताइए दोस्तों, लानो जो है कहाँ के घास स्थल हैं? युगाना उच्च भूमि के, अर्जेंटीना के, ब्राज़ील उच्च भूमि के या चिली के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लानो जो है घास के स्थल चिली के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, लानो जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे हैं भैया, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं ये लानो। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए भैया, प्राचीन भारत में जो कलिंग की राजधानी थी वो क्या थी? पहला कह रहा है तक्षशिला, दूसरा कह रहा है पाटलिपुत्र, तीसरा कह रहा है तोसाली और लास्ट कह रहा है उज्जैन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बता दें इसी तोसाली को प्राचीन काल में भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि
राइजोमियम किसका एक प्रकार है? तो बताइए दोस्तों, राइजोमियम जो है किसका एक प्रकार है? पहला कह रहा है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया का, दूसरा कह रहा है सहजीवी बैक्टीरिया का, तीसरा कह रहा है मृतजीवी बैक्टीरिया का, और लास्ट कह रहा है परजीवी बैक्टीरिया का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइजोमियम सहजीवी बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सहजीवी बैक्टीरिया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 40 क्वेश्चन थे और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके जो है इन 40 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।